हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हमारे सभी साथी, आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का पीवाईक्यू, जो कि सीटेट के एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप जब तक मेरे भाई पीवाईक्यू का नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस पीवाईक्यू के माध्यम से इसका कंटेंट भी देखेंगे और पेडागोजी को भी देखेंगे। तो दोस्त आज आप सभी साथी अंतिम तक बने रहे। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक को भी समझेंगे कि आखिर ट्रिक से हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन को पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। और आप लोग इस एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी यहाँ पे मेरे भाई पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, आप लोग उसका आंसर अपने पेपर में लिखिएगा और अंतिम में मिलाइएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करिए काम, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, 1 में क्या लिखा है सीएनजी, दूसरा में है पैराफिन मोम, तीसरा में है बिटुमिनस और चौथा में क्या है किरोसिन। तो बताइए कौन होगा। तो सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पादन क्या होगा, नहीं होगा। सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पैराफिन मोम है, बिटुमिनस भी है और केरोसिन भी पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, तो सभी साथी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। बोलिए मेरे भाई, सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आता है, आप सभी जानते होंगे। सबसे अधिक चक्रवात पुरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मुंबई में भी आता है, गोवा में भी आता है, पोरबंदर में भी आता है, लेकिन सबसे अधिक की बात कर रहा है यहाँ। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा, पुरी होगा। तो मेरे भाई आप क्वेश्चन को जब तक उसके गहराई को नहीं समझेंगे तो आप मार देंगे मुंबई भी, गोवा भी और पोरबंदर भी। तो हम लोग को क्वेश्चन के पर समझना है कि कह क्या रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो बोला है, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए मेरे भाई साइंस पेडागोजी का सवाल है। और जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सभी पीवाईक्यू है, सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। और सीटेट में क्या होता है ना कि क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन आ भी जाए और न भी आए, समझे मेरे भाई। तो इसलिए हम लोग इसमें सब कुछ करते चलेंगे ताकि हमारे कोई भी साथी को जरा सा भी डाउट ना रहे और कोई भी क्वेश्चन न छूटे और अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखिए क्या है इसमें, एक में है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। अब क्या कहा जा रहा है कि अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी प्रयोग का दिखाना, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, शिक्षार्थियों को मतलब परियोजनाएं देना। मेरे भाई आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि सीडीपी हम लोग आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें देखा जाता है कि चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो हम लोग जब भी यहाँ पे बनाएंगे ना साइंस भी या कुछ भी चीज, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कहीं बच्चा का तो मेंशन नहीं ना किया गया या बच्चों के कुछ अपॉर्चुनिटी की तो बात नहीं ना किए गए। ऐसा अगर कहीं दिख जाएगा कि ये बच्चों की जो भूमिका है वो केंद्र में रखा गया है, तो आप देखिएगा कि सबसे बेस्ट आंसर आपका वही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, तो इसमें तो दे दिया है, लेकिन हम लोग इसको और ऑप्शन को पढ़ेंगे। फिर बोला है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा को केंद्र में रख रहा है। अब जो अवधारणा है उसकी गतिविधियों को कर रहा है बच्चा से करवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, सबसे बेस्ट लग रहा है, लेकिन चौथा भी पढ़ लेंगे। इसमें बोल रहा है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ये कोई मैटर का बात नहीं है, ये कोई ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। सबसे सुटेबल कौन लग रहा है, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेरे भाई तो आपको इसमें ना बेस्ट देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा बच्चा को इसमें कौन सा जो ऑप्शन है उसको प्रेफर कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोला है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। क्या बोला है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ पूछ रहा है ना, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा का अर्थ, ऐसा दिख जाए काट देना। आवर्ती जांच एवं परीक्षा का इसमें कोई मूल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास, ये ऑप्शन सही लग रहा है।
अधिगम के आकलन हेतु बच्चा को आप सामान्य गतिविधि कराइए, कुछ अभ्यास कराइए, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। लेकिन हम लोग तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, ये भी कर देना है, ये सब मूल्यांकन वगैरह सब चलने वाला नहीं है। फिर क्या है चौथा में, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, जहां अंतिम ये सब बात दिख जाए क्या करना है, सीधा काट देना, ये सब नहीं चलने वाला। तो कौन चलेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है ना, कोई भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप लोग बेंच कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो मेरे भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था बताइए, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोनाल्ड रॉस ने, किसने किया था मेरे भाई। तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। रॉबर्ट कोच ने किया था आधुनिक जीवाणु विज्ञान का, ठीक है, आधुनिक आधुनिक जीवाणु विज्ञान का, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया था, चेचक के टीके का। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, तो ये किए थे पेनिसिलिन का खोज। क्या किए थे मेरे भाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये किए थे पेनिसिलिन का खोज। उसके बाद रोनाल्ड रॉस, तो ये क्या चीज का खोज किए थे, तो ये मेरे भाई ये खोज किए थे मलेरिया के प्रसार होने का कारण और उसके बचाव का उपाय। ठीक है, मलेरिया के प्रसार का कारण एवं इसके बचाव के उपाय, इसके बचाव के उपाय को खोजने का इन्होंने काम किया था। तो सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। अब अगर पूछ दिया जाए कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने। ठीक है मेरे भाई। फिर अगर पूछ दिया जाए कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए मलेरिया के प्रसार का कारण एवं इसके बचाव के उपाय किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है मेरे भाई। तो कोई भी डाउट आप लोग को बचना नहीं चाहिए, सभी चीज को हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। बताइए कौन सी ऐसी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है। एक में क्या है, मैग्नीशियम, 2 में है जस्ता या जिंक, 3 में क्या है, एल्युमिनियम है, और चौथा में है सोडियम। फर्स्ट में है मैग्नीशियम, दूसरा में है जस्ता या जिंक, थर्ड में एल्युमिनियम और फोर्थ में है सोडियम। बताइए मेरे भाई कौन होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सोडियम। सोडियम क्या होता है, वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करके जल उठता है। आप लोग कभी देखते हो कि पानी में आग लग गया, तो सोडियम का आप टुकड़ा लेकर पानी में फेंकेंगे तो बम की तरह ब्लास्ट करेगा, आवाज करेगा। ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखिए। इसमें बोला है एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड एवं मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। अब क्या बोला आप समझ देखिए, उपरोक्त कथन में रेखांकित सबसे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब कह रहा है जो ऊपर में जो दिया गया है ना, उससे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है बताइए मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 में है बोध करना, 2 में है सृजन करना, 3 में है विश्लेषण करना, और 4 में क्या है, अनुप्रयोग करना। मेरे भाई थोड़ा सा इसमें समझेंगे, बोध करने का मतलब क्या होता है। बोध करने का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना, उसको समझना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई साइंस का लैब किया जा रहा है, तो आप पहले उसको देख रहे हैं कि इसमें कितना मात्रा में कौन सा अल्कोहल मिलाया जा रहा है, सॉरी कौन सा केमिकल मिलाया जा रहा है। तो आप उस चीज को देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले, तो उसी को क्या बोलते हैं, बोध करना। मतलब किसी भी प्रयोग को देखना, किसी भी प्रयोग को देखना और समझना। और समझना क्या होता है मेरे भाई, ये होता है बोध करना। ठीक है, फिर
दूसरा में सृजन करना। तो सृजन करने का मतलब होता है नया निर्माण करना, समझे, नए निर्माण करना मतलब नया कुछ सीखना, नए निर्माण करना मतलब सृजन करना। ठीक है मेरे भाई, नया निर्माण करना। फिर क्या है, विश्लेषण करना। तो विश्लेषण करने का मतलब होता है किसी भी वस्तु को टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों में बांटना और बांटकर उसको समझना। ठीक है, किसी भी वस्तु को टुकड़ों में बांटना और समझना। समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु को टुकड़ों में बांटना और समझना। फिर चौथा क्या है, अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग के कहने का मतलब होता है मेरे भाई, जो भी पहले से आपका ज्ञान है ना, उस ज्ञान का प्रयोग करना। जो भी आपके पास पहले से ज्ञान है, जो भी मेरे भाई आपको पहले से ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उसका प्रयोग करना, उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, अनुप्रयोग अगर बोला जाए तो जो भी ज्ञान है ना, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो उसको जिसका आप प्रयोग करते हैं, जो बच्चा प्रयोग करेगा उसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रयोग करना। तो अब बताइए इसका कौन सा होगा ऑप्शन। अब तो सभी ऑप्शन को हम समझा दिए, अब कौन होगा बताइए। अब उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है बोलिए। तो एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए, यहाँ क्या बोला है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। तो प्रदर्शन कर रहा है मतलब बोध हो, क्या होगा, बोध करना होगा, किसी भी प्रयोग को देखना और समझना। तो बच्चा तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, इस नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण को देखेगा, उसके प्रश्न को समझेगा कि आखिर हो क्या रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोध करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। क्या है, एक में है लंबा मेरुदंड जिसको बोलते हैं रीढ़, ठीक है, दूसरा है बहुत सी मांसपेशियां, तीसरा है आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बल्लों में मुड़ा। ठीक है, तो अब बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा जीव होगा, कौन सा ऐसा प्राणी होगा। तो अंकुश कृमि, सर्प, केंचुआ और घोंगा। तो बताइए मेरे भाई इन चारों में से किसका लंबा होता है मेरुदंड। तो सांप का होता है ना लंबा मेरुदंड, और सांप में ही होता है बहुत सारी मांसपेशियां, और उसी में होता है आगे को धकेलने के लिए उसका शरीर देखते हैं अनेक बलों से मुड़ा हुआ रहता है, वो देखते हैं तुरंत कहीं से भी कहीं मुड़ जाएगा, है ना। तो उसके शरीर में अनेक बल्ले होता है जो कहीं से भी कहीं उसको मुड़ने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है मेरे भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। एक में है संरक्षण, है ना, दूसरा में है वनो उन्मूलन, तीसरा में है मरुस्थलीकरण और चौथा में है अपर्दन। तो बताइए मेरे भाई चारों ऑप्शन जो दिया गया है ना, इसमें से 3 गो सेम होगा और 1 गो अलग होगा। क्या होगा, एक अलग होगा। तो इसमें से बताइए क्या होगा। तो आप समझ लेते हैं संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो संरक्षण का मतलब होता है पर्यावरण का बचाव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पर्यावरण का रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना मतलब संरक्षण करना, पर्यावरण का रक्षा करना या मतलब संरक्षण करना। तो इसके बाद वनोन्मूलन का क्या होता है, जंगलों का कटाव, जंगलों को काटना या वनों को काटना। ठीक है, जंगलों को काटना, जंगलों को काटना या वनों को काटना। जंगलों को काटना या वनों को काटना मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, वनो उन्मूलन हो जाएगा। और तीसरा में क्या है, मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी भूमि का रेगिस्तान बन जाना। क्या होगा मेरे भाई, किसी भी भूमि का, किसी भी भूमि का रेगिस्तान बन जाना, रेगिस्तान बन जाना। ये क्या होता है, ये हो जाएगा मेरे भाई मरुस्थलीकरण। फिर क्या होता है अपर्दन। अपर्दन मतलब होता है किसी भी स्थान या सतह का कटाव, मिट्टी का कटाव या उसके रहना या हटना। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, किसी भी सतह, किसी भी सतह से मिट्टी का कटना, मिट्टी का
कटना या हटना। तो अब बताइए मेरे भाई, अब इनमें से आपको कौन लग रहा है? जो तीन गो आपका सेम है, एगो अलग है। तो देखिए वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? जंगलों को काटना या वनों को काटना। मरुस्थली मतलब क्या होता है? किसी भी भूमि का रेगिस्तान। फिर उसका अपरदन मतलब क्या होता है? किसी भी सतह से मिट्टी का कटना। तो ये तीनों आपको लग रहा है ना सेम? तीनों लग रहा है ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज है, क्योंकि इसमें भी आपको जंगल का हो रहा है बात, इसमें भी भूमि की बात हो रही है, और इसमें भी क्या है? मिट्टी का बात हो रहा है कि सतह से मिट्टी का कटना। तो ये तीनों अलग है, और ये क्या है? पर्यावरण रक्षा करने की बात हो रही है, मतलब इसमें संरक्षण करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो समझ में आया सभी साथी को? सभी साथी को कोई जरा सा भी, थोड़ा सा भी कहीं कोई डाउट? बोलिए मेरे भाई, मेरे बंधु। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है मेरे भाई? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बताइए अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 में है कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चों के प्रतिनिष्ठ और विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या चर्चा किया था कि जहां पे बच्चा आपको केंद्र में दिख जाए, जहां बच्चों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, वहां बच्चा से बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसमें क्या बोला? बच्चों के प्रतिनिष्ठ। इससे पहले भी आपको सब लगा कि अच्छा बात बोल रहा है, सब तो आपका मतलब सही लग रहा होगा इसमें, क्योंकि इसमें तो बोल रहा है ना कि विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ। तो इसमें थोड़ा सा विज्ञान शिक्षक को तो हटाइए देना है। यहाँ पे विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ क्लासरूम कभी नहीं हो सकता है। कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ थोड़ा भी ये चल सकता है, लेकिन इस सभी को काट कर कौन हो गया? आगे हो गया, क्योंकि बच्चा को यहाँ पे केंद्र में रखा गया है। बच्चा को केंद्र में रखा गया है, तो बच्चे के प्रतिनिष्ठ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। अब बताइए मेरे भाई, विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका क्या आरोपित करता है? अब इसको हम लोग को बताना है, हमको ऑप्शन में दे दिया गया है। तो बोलिए मेरे भाई, कमेंट में आप लोग लिखिए कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब। तो भिन्न भिन्न बल तो नहीं लगेगा मेरे भाई, लेकिन भिन्न भिन्न दाब लगेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन में है? भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, नहीं, ये दोनों कट जाएगा। फिर क्या है? समान बल और समान दाब, नहीं, ये भी कट जाएगा, क्योंकि बल समान लगेगा लेकिन दाब भिन्न भिन्न लगेगा। फिर देखिए समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बोलिए मेरे भाई, किसी भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कोई दिक्कत तो एकदम कमेंट बॉक्स में बेहिचक भर दीजिए कमेंट, ठीक है, ताकि हम लोग उस कमेंट के अनुसार फिर आप लोग के लिए डाउट क्लास लेकर के आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। एक में क्या है? उबले और पीसे आलू। दूसरा कथन में दिया है, सॉरी, पहला कथन में दिया है उबले और पीसे आलू। दूसरा कथन में दिया है उबले और चबाए हुए चावल। चौथा में दिया है चीनी शकरा का घोल। पांचवा में दिया है नारियल का तेल, और तीसरा में दिया है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 3 यहाँ होना चाहिए, तो 3 को नीचे कर दिया गया है। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। से बोला है आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? तो मेरे भाई, आयोडीन के घोल में जब भी आप इन सभी जो पदार्थ दिए गए हैं इसको आप मिलाएंगे ना, तो जिस पदार्थ में स्टार्च की मात्रा होगी ना, जिस पदार्थ में स्टार्च की मात्रा होगी, वही पदार्थ आपको क्या करेगा? आयोडीन के घोल में नीला और काला रंग प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो जिस पदार्थ में स्टार्च की मात्रा उपलब्ध होगी, स्टार्च उपलब्ध होगा, वही पदार्थ ना आयोडीन के घोल में नीला और काला रंग जनरेट करेगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो उबले और पीसे आलू, इसमें तो स्टार्च होता है मेरे भाई, ये तो हो जाएगा। उबले और चबाए हुए चावल, ये नहीं होगा। चीनी शकरा का घोल, ये भी नहीं होगा। नारियल का तेल, ये भी नहीं होगा। रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कथन में जो 1 और 3 कथन सही है, तो 1 और 3 कहाँ है? 3 नंबर में। तो 1 और 3 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्या बोला गया है मेरे भाई कि विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो अब इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया गया है। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ऐसा तो करना ही नहीं है मेरे भाई, प्रश्न और उत्तर देना ही नहीं है अब आपको। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, प्रदर्शन में सुधार नहीं लाना है उसको आप सिखाइए ना बढ़िया से, तो उसके अनुसार सिखाइए। चाइल्ड सेंटर्ड आप क्लासरूम बनाइए ना, वो अपने सीख जाएगा, उसका प्रदर्शन में अपने आप सुधार आ जाएगा। इसके लिए आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बच्चा के जो भी पढ़ाई आप करा रहे हैं उसके बाहरी जीवन का एग्जाम्पल से उसको आप जोड़िए, कोरिलेट करिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, ये दिख जाए ना याद पदों को याद, इसे सीधे काट देना है। क्या करना है, सीधे काट देना है, तो सब नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के लिए अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप मतलब जो हम लोग हाथ से जो प्रोजेक्ट को करते हैं उसके बारे में बोल रहा है। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान मतलब प्रोजेक्ट साइंस सीखने के अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग अब ऑप्शन में देखेंगे, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, ये नहीं होगा। अनुशासन की क्या बात है, आप बच्चा को सिखाएंगे तो खुद अनुशासित होकर सीखेगा, ठीक है, उसको मन लग जाएगा किसी भी काम करने में, तो वो खुद शांत होकर बैठ के इंटरेस्ट लेकर के वो चीज को देखेगा। फिर ऑप्शन नंबर 2, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो मेरे भाई थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन इसका और बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर और नहीं मिलेगा तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, हाँ ये सही है। छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, ये तो गलत हो जाएगा, व्यस्त रखने की बातें नहीं करना है। अब बोल रहा है इतना समझना है, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, यहाँ क्या बोला है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जो आप ये सिखा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा को क्या जानकारी है इसके बारे में। तो प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, जब बच्चा यहाँ पे प्रायोगिक मतलब कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करेगा या कोई भी प्रैक्टिकल करेगा तो उससे शिक्षक को समझ में आ जाएगा ना कि हाँ बच्चा इसके बारे में इतना उसको नॉलेज है, चाहिए इतना जानता है, और थोड़ा बताएंगे तो और जानेगा। मतलब वहाँ शिक्षक क्लियर हो जाता है मुझे अब कहाँ से शुरू करना है, मुझे बच्चा को अब कैसे बताना है, बच्चे के अनुसार कैसे सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलिए साथी बोलिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो क्या पूछ रहा है, मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर 1 में बोला है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, क्या सही है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 2 है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। फिर तीसरा क्या है, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी। फिर चौथा क्या है, वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। बताइए कौन होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी होता है ना, तो किडनी से सबसे पहले जो मूत्र निकलेगा वो मूत्रवाहिनी में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समझे। उसके बाद ना 3 होगा, उसके बाद ना ये 4 आएगा मूत्रमार्ग में। तो अब आप यहाँ से मिला लीजिए, तो इसमें कौन मिल रहा है, तो वृक्क हो गया, फिर देखिए मूत्रवाहिनी आ गया ना, फिर मूत्राशय आ गया ना, फिर मूत्रमार्ग आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वृक्क पहले किडनी में, फिर उसके बाद जो पेशाब जो आप देखते होंगे, मूत्र जो आप देखते होंगे, तो पहले क्या होगा, पहले किडनी में बनेगा, उसका फिर मूत्र वाहिनी में जाएगा, फिर वहां से मूत्राशय, फिर उसका मूत्रमार्ग, ठीक है। इसे कहने का मतलब है कि किडनी जो आप पानी पीते हैं जो फिल्टर होता है, तो उसके बाद सब वहां से होकर क्या आएगा, मूत्रवाहिनी में आएगा, और मूत्रवाहिनी में आकर के फिर क्या बनेगा, वो मूत्र बनेगा, तो मूत्राशय बन जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मूत्रमार्ग में आकर के वो बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कोई दिक्कत तो बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, ताकि हम आप सभी साथियों के लिए डाउट क्लास लेकर के आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेडागोजी को लेकर के, और उसके भी नए नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे, PYQ को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों
आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।